तो देखो आज का अपना टॉपिक है सेप्टिक शॉक। तो पहला मेरा क्वेश्चन है सेप्टिक शॉक होता क्या है। सेप्टिक शॉक पे नहीं जाते, पहले शॉक पे जाना चाहिए बंदो। शॉक क्या है? लॉस ऑफ फ्लूइड कम होता है, टिश्यू परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है ना। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होता है वो टिश्यू परफ्यूजन से रिलेटेड ही होता है। शॉक को हम ऐसे कंसिडर करते हैं जब पेशेंट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल हो। हेमोडायनेमिकली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना नीचे जाना चाहिए? 90 बिलो है ना, 90 बिलो जाएगा। शॉक में हम सेप्टिक शॉक की बात कर रहे हैं, तो शॉक कितने टाइप्स के होते हैं? नाम नेम ऑफ कार्डियोजेनिक है ना। मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा होता है? मोस्ट कॉमन शॉक ओवरऑल हाइपोवोलेमिक शॉक। जब ये बोलते हैं तो इनकी तरफ है ना, हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन शॉक। तो आज हम बात करेंगे सेप्टिक शॉक की। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आएगा तो किस सिचुएशन में आ सकता है? एक्सीडेंट के बाद आ सकता है या कोई एक्यूट इमरजेंसी के बाद आए। तो जैसे ट्रॉमा का पेशेंट आया, कोई फॉल फ्रॉम हाइट है या रोड पे एक्सीडेंट हुआ, कितनी देर बाद, हाउ मेनी आवर्स या हाउ मेनी मिनट्स पेशेंट हैज चांस टू डेवलप सेप्टिक शॉक? 24 आवर्स। और कोई क्वेश्चन और कोई आंसर? 24 आवर्स। सेप्टिक शॉक कब डेवलप होगा? कितनी देर बाद? जैसे हमारे पास लेट हो गया पेशेंट 4 से 6 से 12 घंटे। और कोई? 12 to 24 आवर्स बुक्स के अकॉर्डिंग है कि 12 से 24 घंटे लगते हैं सेप्टिक शॉक को डेवलप होने में। कई बार क्या है, पेशेंट डिले हो जाता है, बहुत दूर से आ रहा है, कोई हनुमानगढ़ से आ रहा है, यहाँ क्या तो उसको डिले हो गया, ट्रैफिक मिल गया। वहां पे भी सर्विसेज हैं, पर अभी जो इंडिया का कल्चर है, राजस्थान का कल्चर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप लोग देखना, जो सेंटर्स है वो इतना अच्छा डील नहीं करते हैं पेशेंट को। या तो वो डर जाते हैं, एमएलसी का मैटर होता है तो वो रेफर करते हैं हायर सेंटर पे। तो हायर सेंटर पे आते आते पेशेंट डिले हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी भी कई लोग दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो वो सारी चीजें, तो सेप्टिक शॉक डेवलप होता है। अब सेप्टिक शॉक है क्या? व्हाट इज सेप्टिक शॉक? शॉक हमने समझ लिया कि हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा, सिस्टोलिक बिलो 90 होगा। कुछ शॉक होते हैं जिनमें ब्रेडिकार्डिया होता है, कुछ शॉक, और कुछ शॉक है मैक्सिमम जिसमें टैकीकार्डिया होता है। तो अपना सेप्टिक शॉक में टैकीकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, टैकीकार्डिया होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द शॉक में टैकीकार्डिया होता है। क्यों होता है टैकीकार्डिया? कंपनसेशन, क्योंकि जब ब्लड फॉल होगा, ब्लड प्रेशर फॉल होगा, तो कंपनसेटरी टैकीकार्डिया होगा, सिंपैथेटिक इनर्वेशन होता है वो एक्टिवेट होगा। ये हो गया। अब इसमें ये रहता है कि कौन सा शॉक है जिसमें ब्रेडिकार्डिया होता है? न्यूरोजेनिक शॉक है ना, अपन ने डिस्कस भी किया था थोड़ा सा। तो न्यूरोजेनिक शॉक में ब्रेडिकार्डिया होता है, वो मैंने रीजन बताया था क्यों होता है। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेप्टिक शॉक पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, जो सेप्टिक शॉक का पेशेंट है उसको ब्रेडिकार्डिया भी है, हाइपोटेंशन भी है। अब आप उसमें प्राइमरी क्या असेस करेंगे? जैसे हमारे पास पेशेंट आ गया, हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पेशेंट इन अ शॉक। ठीक है, पेशेंट शॉक में है, तो अब हम कैसे पहचानेंगे ये हाइपोवोलेमिक शॉक है या सेप्टिक शॉक है? देखो बीपी तो हाइपोवोलेमिक में नीचे जाएगा और टैकीकार्डिया दोनों में होगा। फिर कैसे पहचानेंगे कि ये सेप्टिक शॉक है, हाइपोवोलेमिक शॉक है? सर हाइपोवोलेमिक में ब्लड लॉस होगा। नहीं, ब्लड लॉस होगा पर वो हमें, हाँ हाइपोवोलेमिक में ब्लड लॉस होगा पर वो हमें दिखना चाहिए। दो तरीके का ब्लड लॉस हो सकता है, एक तो विजिबल जो हमें दिख रहा है, एक वो जो हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, विजिबल ब्लड लॉस में जैसे हम देख सकते हैं कि कोई वुंड है, कोई आर्टेरियल रप्चर है जो हमें दिख रहा है। पर इनविजिबल में भी हम देख सकते हैं, जैसे फीमर फ्रैक्चर है तो वहां पे स्वेलिंग आ जाएगी, फीमर की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम ये सस्पेक्ट करेंगे कि भाई ये हेमरेजिक शॉक है। कई बार ये हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक शॉक दोनों एक साथ हो सकता है। हाइपोवोलेमिक और सेप्टिक एक साथ हो सकता है, हो सकता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में भी है और सेप्टिक शॉक में भी चला गया है ना, डिहाइड्रेशन के कारण या ब्लड लॉस के कारण। तो ब्लड लॉस जो फ्रैक्चर होता है, कौन सी बोन का फ्रैक्चर है जो सबसे रैपिड ब्लड लॉस कराता है? पेल्विस का ध्यान रखना है ना, इसमें बहुत रैपिड ब्लड लॉस होता है। पर अभी अपन बात कर रहे हैं सेप्टिक शॉक पे। पर सेप्टिक शॉक में मैंने हाइपोवोलेमिक शॉक इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये दोनों एकदम मिमिक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको रूल आउट करने के लिए पेशेंट को क्या देंगे? एक क्वेश्चन और डालता हूं उससे पहले। पेशेंट में टेम्परेचर होना चाहिए ना सेप्टिक शॉक में, तो हाइपोवोलेमिक शॉक में टेम्परेचर नहीं आएगा, तो क्या टेम्परेचर बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं?
हाइपोवोलेमिक वर्सेस सेप्टिक शॉक कर सकते हैं क्या? यस और नो में आंसर करना है बस। देखो सेप्टिक शॉक में बोलो यस या नो, फीवर आएगा सेप्टिक शॉक में? सेप्टिक शॉक में फीवर आएगा। देखो कंपलसरी नहीं है कि फीवर आए, पहली चीज ऐसा कोई 100% गोल्डन रूल नहीं है। जैसे 12 से 24 घंटे होते हैं ना, तो उसमें जरूरी नहीं है पेशेंट को फीवर आए तो हम ये सोचेंगे भाई हाइपोवोलेमिक शॉक है, फीवर नहीं आ रहा है, वो सेप्टिक शॉक हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम टेम्परेचर नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हाई ग्रेड टेम्परेचर हो तो ही सेप्टिक शॉक हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, हम क्रिस्टलॉइड्स देंगे पेशेंट को, नॉर्मल सलाइन आरएल वगैरह हम पेशेंट को इन्फ्यूज करेंगे। अगर पेशेंट की बॉडी रेस्पॉन्ड करती है, बीपी बढ़ता है, पल्स सेटल होता है, बॉडी ने रेस्पॉन्स किया, तो क्या हो सकता है, पेशेंट हाइपोवोलेमिक हो सकता है। ठीक है, अब बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो सेप्टिक हो सकता है, हाइपोवोलेमिक हो सकता है। पहले हमें देखना है कहीं बॉडी में अंदर इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं है, फास्ट देखेंगे, हो सकता है जितना हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो उतना ब्लीडिंग भी हो रहा हो, है ना, ये भी हो सकता है। फीमर फ्रैक्चर है तो फीमर को स्टेबलाइज करेंगे थॉमसन स्प्लिंट से। ठीक है, क्रैमर वायर लगाएंगे, ह्यूमरस का फ्रैक्चर है, पेल्विक फ्रैक्चर है तो पेल्विक बाइंडर डालेंगे। तो हमें सबसे पहले हमारा फोकस क्या है, ब्लीडिंग सोर्स को रोकना, है ना, ब्लीडिंग सोर्स को रोकना। अगर हम ब्लीडिंग सोर्स को नहीं रोक रहे हैं और ट्रांसफ्यूजन देते जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले ब्लीडिंग सोर्स रोकना है। ये सब करने के बाद अगर हमारा पेशेंट रेस्पॉन्ड करता है तो उसको बोलते हैं रेस्पॉन्डर। ठीक है, एक होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर की थोड़ा बहुत रेस्पॉन्ड कर रहा है, एक होता है नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, फिर हम सोच सकते हैं पेशेंट सेप्टिक शॉक में है। वॉल्यूम अच्छा हाइड्रेशन देने के बाद, वॉल्यूम मेंटेन करने के बाद, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के बाद, ब्लीडिंग रोकने के बाद अगर आपका पेशेंट रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सेप्टिक शॉक का कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है, अब हम सोचेंगे हमने सीआरपी, ईएसआर, कल्चर ये सब कराए क्यों नहीं, सेप्टिक शॉक में कराना चाहिए, पर इनमें टाइम लगेगा, हम रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे तो पेशेंट को अच्छा एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक देंगे। ट्रॉमा का पेशेंट है, उसको बीपी नहीं आ रहा है तो बीपी बढ़ाने के लिए कोई दवाई दी जाएगी, बीपी बढ़ाने के लिए कोई दवाई दोगे ट्रॉमा पेशेंट को? वेसोप्रेसेंस। ट्रॉमा के पेशेंट में कोई दवाई दी जाती वेसोप्रेसर, ओनली फ्लूइड मैनेजमेंट और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये मैंने बताया था हाइपोवोलेमिक शॉक ओवरऑल शॉक में कॉमन है। जो ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं, आरटीए के, फॉल फ्रॉम हाइट, इनमें मोस्ट कॉमन शॉक कौन सा होता है, हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक ट्रॉमा का पेशेंट है, अगर उसका बीपी नहीं आ रहा है फ्लूइड से तो ऑलवेज थिंक अबाउट ब्लीडिंग। हेमरेजिक शॉक तो ब्लड देना ही देना है। ठीक है, अगर आपको फास्टेस्ट रिपोर्ट चाहिए तो गो विथ एबीजी। एबीजी में हमें उसका मेटाबॉलिज्म, एसिड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, ये सब पता चलता है। ठीक है, सेप्टिक शॉक में ट्रीटमेंट का लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा, प्राइमरी ABCDE। कोई भी शॉक हो ट्रॉमा में आपको ABCDE पे करना है। ए में क्या देखोगे, एयरवे। अगर एयरवे सिक्योर नहीं किया तो पेशेंट दुनिया छोड़ देगा। ठीक है, उसमें सर्वाइकल टेंडरनेस भी देखनी है आपको। ठीक है, फिर बी, बायलेटरल एयर एंट्री है या नहीं है, कोई ब्लड लॉस है या नहीं है। ठीक है, फिर सी होता है सर्कुलेशन में बीपी। सर्कुलेशन में रोल आ जाता है आपका सारा, पर जो आईवी बोर कैनुला वगैरह है वो हमको पहले देना लगाना है पेशेंट को। जैसे हम एयरवे से भी पहले कैनुला यूज करेंगे। ABCDE गाइडलाइन तो है पर उसको सिक्योर भी तो करेंगे ताकि हम फ्लूइड दे पाए, जो सारी बातें कर रहे हैं वो सब चीजें हों। फिर अपना डी आता है, डी इज डिसेबिलिटी, जो GCS मैंने बताया असेस करना। डी इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डी नहीं आएगा तो फिर हम आगे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। डी भी डिसाइड करता है कि आईसीयू में जाएगा, कहाँ जाएगा। अब ठीक है, सेप्टिक शॉक में हम अच्छे से अच्छा एंटीबायोटिक देंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, जो सेप्टिक शॉक में पेशेंट चला गया उसका मोर्टेलिटी रेट कितना % होता है, 100 में से कितने लोग दुनिया छोड़ देते हैं सेप्टिक शॉक में? जैसे 10 पेशेंट है, 10 में से कितने पेशेंट बचने के चांस है और कितने पेशेंट जाने के चांस है? इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ टर्शियरी सेंटर, चाहे वो यूके हो, यूएस हो, कहीं पे भी हो, 30 to 50% मोर्टेलिटी रेट है। 90% तो बहुत ज्यादा हो गई। 30 to 50% मतलब 10 में 5 पेशेंट, 3 से 5 पेशेंट पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद, अगर कहीं एफर्ट्स नहीं लगा रहे, डिले कर रहे हैं, तो वो तो बचने का चांस ही नहीं है। ये तो विद ट्रीटमेंट, विद फैसिलिटीज, एवरीथिंग, उसके बाद भी चांसेस देयर होता है ना। तो सेप्टिक शॉक का मेन यही है, आइडेंटिफाई करना
पहला तो हम उसको पेरिटोनियल फ्लूइड कुछ आ रहा है तो पेरिटोनियल कैविटी से ले सकते हैं, कोई पस है, एब्सेस है, और सोर्स जानना जरूरी है कहाँ से इसको सेप्टिक शॉक डेवलप हो रहा है। कोई वुंड से हो रहा है, कोई बैड सोर्स से हो रहा है, या किसी ऑर्गन से हो रहा है, अंदर कोई ब्लीडिंग है तो एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करनी है या नहीं करनी है, वो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। और ट्रॉमा के पेशेंट में फ्लूइड्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन एक लीथल ट्रायड और होता है। जैसे ट्रॉमा का पेशेंट है, कल अपन ने बात की थी, डिस्कस हुआ था लीथल ट्रायड में क्या क्या कंपोनेंट आते हैं। हाँ, कोएगुलोपैथी, ठीक है, कोएगुलोपैथी आता है ट्रॉमा के पेशेंट में। हाइपोथर्मिया प्रिवेंट करना है हमें, है ना, वार्म फ्लूइड इंजेक्ट करेंगे। उसके अलावा कोएगुलोपैथी और एसिडोसिस। एसिडोसिस हम कैसे देखेंगे, एबीजी करके देख लेते हैं, तो ये चीजें रहेंगी। अब इसमें क्या होता है, इन तीनों को अपन को प्रिवेंट करना है। कई बार क्या होता है, हमें ब्लड बहुत रैपिड देना होता है, हमें क्रॉस मैच भी नहीं कराना, तो हम ओ नेगेटिव ब्लड ऑर्डर करके पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। तो इसका जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे रहे हैं, क्या इससे पेशेंट की जान जा सकती है? क्वेश्चन है ये। जो हमने विदाउट क्रॉस मैच ओ नेगेटिव ब्लड दिया ट्रॉमा के पेशेंट में, उससे पेशेंट की जान जा सकती है? क्वेश्चन यस या नो? हम तो जान बचाने के लिए दे रहे हैं ना, नहीं, हम तो जान बचाने के लिए दे रहे हैं, पर मेरा क्वेश्चन है कि उससे जान जा सकती है? ओ नेगेटिव विदाउट क्रॉस मैच जा सकती है, पर क्यों जा सकती है? नहीं, कार्डियक ओवरलोड के अलावा ब्लड से ही कॉम्प्लिकेशन, ब्लड से भी कोगुलोपैथी होता है। जो हम अनक्रॉस्ड मैच देते हैं ना, वो भी कोगुलोपैथी इंड्यूस्ड कर देता है। ठीक है। अब जैसे हमारे पास पेशेंट आया एमरेज का, तो उसमें हम ट्रेनेक्सेमिक एसिड देते हैं 1 ग्राम। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेनेक्सेमिक एसिड 100 ml में देंगे, वो 8 आवर्स तक चलता है इन्फ्यूजन, पहले 1 ग्राम डायरेक्ट। अब जो अनक्रॉस मैच दे रहे, सबके साथ नहीं होगा कि उसको भी कोगुलोपैथी हुई, सबके साथ नहीं होगा, कुछ के साथ होता है, और वो कुछ भी देख रखे हैं हमने, है ना, जिनको हुआ, फिर उनका ब्लीडिंग रुकता नहीं है इन स्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स। फिर उसके बाद अपन कंपोनेंट्स दे सकते हैं, जैसे कोगुलोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं? एंटीकोगुलेंट्स। तो ब्लड थिनर तो बहुत खतरनाक हो गया ना। वैसे ही क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब है पेशेंट का, यहाँ पे उसको ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पा रहा है, ये है क्वेश्चन। तो क्या दोगे? एफएसपी देंगे पेशेंट को, प्लेटलेट्स दे सकते हैं पेशेंट को, क्रायोप्रेसिपिटेट दे सकते हैं ना, एंटीकोगुलेंट नहीं देंगे, वरना हम तो डायरेक्ट उसको ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, एंटीकोगुलेंट्स नहीं दे रहे हैं, उसका ऑलरेडी हाइपोथर्मिया हुआ, हाइपोथर्मिया की वजह से कोगुलोपैथी हुआ, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ब्लड तो वैसे ही क्लॉट नहीं हो पा रहा है उसका, तो ब्लीडिंग बहुत एक्सेस हो रहा है। इसलिए तो ट्रेनेक्सेमिक एसिड दिया ना मैंने ब्लड क्लॉटिंग कराने के लिए, तो उसके साथ एफएफपी वगैरह देंगे। ठीक है, ब्लड रिजर्व में रखेंगे और अपना बेस्ट एफर्ट देना है, एंटीबायोटिक्स देना है। हाँ, अब नॉरेड वगैरह का रोल कब आएगा? थोड़ा लेट, एकदम से अर्जेंट इस पे नहीं आएंगे। पहले अपन को इनसे ही मैनेज करना है, इनसे ही 99% पेशेंट मैनेज हो जाता है, बीपी ऊपर आ जाता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम वगैरह मेंटेन करेंगे तो उसके बाद हायर एंटीबायोटिक्स। ठीक है ना, कौन से फॉर एग्जाम्पल सेप्टिक शॉक में बेस्ट एंटीबायोटिक्स? हाँ, वैसे तो जाना चाहिए मैरोपेनम पे है ना, मैरोपेनम, ज़ाइलेस्टिन, इन पे जाना चाहिए। पिपरासिलिन, टाइजोवेक्टम वगैरह भी वर्क करती है, पर इतना अच्छा नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत आ गया है। यहाँ हर छोटी बीमारी में पिपटाज वगैरह लगा दिया जाता है इंडिया में, और जो पेशेंट एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन, ये तो छोटी जुकाम में भी खा लेता है, तो वो सेप्टिक शॉक में कैसे ठीक होगा? ठीक है ना, तो थोड़ा सा गाइडलाइन फॉलो करना है। ठीक है।